हेलो बच्चों, आज हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4 और चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मजा आ रहा है ऑर्गेनिक में, बहुत मजा आ रहा है सर। तो आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का एक नया मेथड जिसका नाम है सोडा लाइम प्रोसेस, या आप डी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हो। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे। तो ये तो पिछले वीडियो में भी हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाया था, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। उसको भी डी कार्बोक्सिलेशन बोलते थे, इसको भी डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। आज का मेथड उस मेथड से कैसे डिफरेंट है, एक तो ये समझना, दूसरा इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करा ही देंगे, तीसरी बात आज का मेथड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा। ये जो सोडा लाइम मेथड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन तो बनाएगा, पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां कन्वर्जन्स करना होगा, आपको पता है ना, अभी कन्वर्जन्स आएंगे, इससे ये बनाओ, उससे वो बनाओ, उससे ये बनाओ, वहां पे आज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। So my name is अलक पांडे and this is your beautiful channel फिजिक्स वाला। आइए हम शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से नगमे की जिसका नाम है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड, ठीक है। पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, तो डी कार्बोक्सिलेशन का ये मेथड यहां पे पढ़ा रहे हैं। किसका मेथड है ये? डी कार्बोक्सिलेशन का एक मेथड है। डी कार्बोक्सिलेशन का एक मेथड था कोल्ब्स, एक ये है। What is decarboxylation? Decarboxylation is भैया जी removal of carbon dioxide. Removal of carbon dioxide कहां से? मान लो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और इसमें से मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दूं, CO2 हटा दिया, तो बचेगा RH। RH बोले तो एल्केन। So this process also converts carboxylic acid to alkane by the removal of carbon dioxide, यानी decarboxylation। सोडा लाइम मेथड। अब क्या है सोडा लाइम? सोडा लाइम क्या है? सोडा और लाइम क्या है? देखो, सोडा वर्ड आया है कॉस्टिक सोडा से। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोले तो NaOH, और लाइम आया है क्विक लाइम से। क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब किस रेशियो में होता है, कई किताब में 1:8, कई में 1:3 अलग अलग दिया है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। सो सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। इनके प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनने वाला है। चलिए तैयार हो जाइए, पहला रिएक्शन मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं। पहला रिएक्शन लाइट की तरह आपके सामने चमकने वाला है। क्या मैं इसको मिटा दूं? क्या मैं इसको मिटा दूं? ओके, तो देखो, व्हाट विल हैपन इन सोडा लाइम प्रोसेस, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बने। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको ट्रीट करेंगे सोडा लाइम से। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COOH, ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, जो बोल रहा हूं बोलो। इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा भाई? एसिड है, इसको बेस से ट्रीट कर दो, NaOH से। एसिड प्लस बेस, यहां से H+ निकला, यहां से OH माइनस, और सॉल्ट बन गया CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और भी कोई सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है, चाहो तो प्रोपेनोइक एसिड ले लो, ब्यूटेनिक, जो तुम्हारा मानो, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। एसिड लिया, बेस से ट्रीट कराया, ये बन गया, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ सोडा लाइम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट करेंगे। ध्यान दें, हीट करेंगे तो क्या होगा? अभी मैं बनाने को बना दे रहा हूं। यहां से निकलेगा
सब देख रखा होगा आपने ये सब। क्या निकलेगा, Na2CO3 प्लस CH3 और H यानी CH4, यानी क्या बन गया, मीथेन। अभी तक हम जितने प्रोसेस बात कर रहे थे सब में यही कह रहे थे, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बट इस मेथड से मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम इथेनोएट, एसीटेट बोल दो या इथेनोएट बोल दो, वी कैन प्रिपेयर मीथेन। ये है बढ़िया सा प्रोसेस। क्या निकल गया, Na2CO3। अभी धीमे धीमे समझेंगे किसका क्या रोल है, मैकेनिज्म क्या है, कैसा इंटरमीडिएट है, क्या बनेगा, सब समझेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये पकड़ो कि यहां से यहां आते वक्त नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए। यहां पे देखो कितने कार्बन है, 2, वहां कितना कार्बन है, 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिसेंट ऑफ चेन करने के लिए। जब भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन आएगा तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम करने को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया कि इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, तो हम कुछ जुम्बा करके इथाइल क्लोराइड से जुम्बा कुछ करके, मतलब ऐसा वैसा हम कोशिश करेंगे कि हम CH3COOH बना लें, मतलब इथेनोइक एसिड। फिर इथेनोइक एसिड से कुछ जुम्ब करके हम मीथेन बना लेंगे, फिर मीथेन से कुछ जुम्बा करके मिथाइल क्लोराइड। कहने का मतलब जहां भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन के अंदर कार्बन कम होता हुआ दिखाई पड़े, वहां पे आप सोडा लाइम मेथड का यूज करोगे। मान लो हमको बोल दिया कि एथेनॉल से मेथेनॉल बनाओ, तो यहां से कुछ जुम्ब करके पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, फिर इससे सोडा लाइम से मीथेन बनाना, फिर जुम्बा करके मिथेनॉल। जुम्बा क्या है, मतलब धीमे धीमे पढ़ेंगे ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है हाइड्रोकार्बन। तो मतलब ये डिसेंट ऑफ चेन, या इसको डिग्रेडेशन भी बोलते हैं कई लोग। डिग्रेडेशन मतलब नीचे आना। डिग्रेडेशन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, यही मैं बता रहा था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करने वाले। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अभी धीमे धीमे रोल समझते हैं हर सब चीजों का। हीट करते हैं इसको हाई टेम्परेचर पे, करीब 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अलग अलग किताबें अलग अलग टेम्परेचर लिखती हैं, 350 डिग्री के आसपास। नोट कर लिया, मिटा रही है, डिसेंट ऑफ चेन। ठीक है, तो जहां भी कन्वर्जन हो ऊपर से नीचे आने का, वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये तो चलो हो गया सोडियम इथेनोएट का। एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं, सोडियम प्रोपेनोएट ले लेते हैं, C2H5COONA। सोडियम, और कितने कार्बन है एसिड में, 3, यानी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोएट एसिड में कितने कार्बन है, 3। इसका रिएक्शन वही अपना पुराना NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हीट कर दिया, क्या निकलेगा, डुम 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 Na2CO3। और क्या बनेगा, ध्यान से, C2H5 और H, C2H6 क्या बन गया, इथेन, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं मतलब प्रोपेन से इथेन बना है, एक कार्बन कम हो गया। डिसेंट ऑफ चेन। जरा एक क्वेश्चन और देख लो, फिर मैकेनिज्म पकड़ते हैं। सब कुछ छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि पिछला लेक्चर में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए कोल्स में, तो ये लेक्चर बनाना पड़ गया। मान लो अपने को ये मिल गया, ये क्या है, ये है सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड में सोडियम सॉल्ट बना दिया, तो सोडियम बेंजोएट। अब ये एल्केन नहीं बना रहे, बस बता रहे कि ये रिएक्शन यहां पे भी होगा। प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट कर दिया 350 के आसपास। क्या निकलेगा, टुम डुम 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 टुम डुम 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 टुम। ये दिखाने का तरीका है, मैकेनिज्म नहीं है ये। कई लोग इसको मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म तो पूरा डिटेल में समझेंगे, इंटरमीडिएट वगैरह। Na2CO3 और ये H जाकर यहां पे लग गया तो बन गया बेंजीन। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का ये एक फेमस मेथड है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का ये एक फेमस मेथड है बेंजीन बनाने का, कि सोडियम बेंजोएट ले लो और बेंजीन बना लो। अब सोचो तुम्हारे पास, मान लो कि बेंजोइक एसिड दिया है और बोला बेंजीन बनाओ, तो ये मेथड। मान लो तुमको फिनॉल दिया है, बात समझो कि कहां यूज होगा ये सब। फिनॉल नहीं, मान लो तुमको टोलिन दिया है, ये क्या चीज है, टोलिन, और तुम कहता है टोलिन से बेंजीन बनाओ।
तो आप टोलीन से बेंजीन में देख रहे हो कि एक कार्बन कम हो रहा है, तो पहले आप टोलीन से कुछ जुम्बा जुम्बा जुम करके बना लोगे बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करा देना NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट, है कि नहीं, एसिड बेस, और फिर इससे बना देना बेंजीन यूजिंग सोडा लाइम मेथड। अब ये जुम्बा जुम्बा जुम कैसे होगा, ये पढ़ते पढ़ते ऑर्गेनिक समझ में आएगा। मैं बता रहा कि मान लो टोलीन से बेंजीन बनाया, देख तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं, तो जहां पे आपको डिसेंट ऑफ चेन जैसा कन्वर्जन दिखेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे आप सोडा लाइम प्रोसेस को यूज कर सकते हो, वहां पे सोडा लाइम प्रोसेस को आप यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आगे ये चीज समझ में, आगे बढ़ू मैं, मिटा दूं इसको, नोट कर लिया? ओके, अच्छा, अब जैसे मान लो कोई आपसे एक सवाल पूछ ले, कोई आपसे कहे कि भाई साहब, सवाल आपसे पूछ लिया कि हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, पहला है CH3CCH3, 1 2 CHCOOH, एक तो ये है मेरे पास, और दूसरा है CH3CCH3CH3COOH, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हमसे बोला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी सोडा लाइम प्रोसेस देगा, मतलब रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस किसका ज्यादा होगा, या ऐसे कह दो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा। अब यार रेट कैसे पता चलेगा, कौन जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, कौन जल्दी इसको रिमूव। अब पहले देखो, पहले तो एसिड दिया है तो पहले इसमें तुम सोडियम सॉल्ट वगैरह बना लेना, ठीक है। मतलब एग्जाम में कई बार ऐसे ही बोलता है, एग्जाम में ना ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट करता है, CH3COH, एरो के ऊपर लिखेगा NaOH, कहेगा A बना, फिर कहेगा A का रिएक्शन NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कहेगा B बना, समझ गए। तो NaOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3COONA, फिर उसके बाद NaOHCaO, तो डीकार्बोक्सिलेशन ये सब निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार ऐसे दे देता है, ठीक है, या एग्जाम में कई बार, मिटा दे इसको, सुन लो मतलब क्या बता रहे हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे लिख के दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कुछ नहीं करना, पहले NaOH से रिएक्ट करा के CH3CONA बनाना, उसके बाद फिर NaOH से रिएक्ट करा के मीथेन बनाना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख के एग्जाम में दे तो भी आप समझ जाना कि पहले उसका रिएक्शन NaOH से करा के सॉल्ट बनाना है, फिर सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। ध्यान से, समझ में आ गया। मतलब यहां आपसे पूछे ए क्या होगा, तो ए आप सीधा लास्ट आंसर दोगे, मिथेन होगा। पहले इससे रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा, फिर सॉल्ट फिर इससे रिएक्शन करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और फाइनली मिथेन। अच्छा, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों एसिड में से कौन जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन देगा, पहले NaOH से रिएक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके लिए आपको आना चाहिए मैकेनिज्म, इसके लिए आपको चाहिए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आइए इसका पकड़ते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो मान लिया हमारे पास एसिड है RCOONA, रिएक्शन करा दिया NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से निकला Na2CO3। अभी सब धीमे धीमे बताएंगे बातें, बचा क्या, R और H। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, समझो। ये जो अपने पास है RCOONA, पहले तो ये डिसोसिएट किया RCOO माइनस और Na प्लस में। आप बोलोगे क्यों डिसोसिएट किया, क्योंकि जो चीज इस रिएक्शन में नहीं दी वो ये है कि ये एक्वस मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। दिस होल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम, यानी यहां पानी भी है जो आपको दिखाया नहीं गया है, एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम के अंदर ये आयनाइज किया RCOO माइनस और Na प्लस में, ठीक है। मतलब यहां पानी भी प्रेजेंट है। NaOH क्या करता है, इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर, अब जिसको मैकेनिज्म पढ़नी वही समझे ये सब, क्या करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन, NaOH। कहोगे बेसिक मीडियम से क्या फायदा है, बेसिक मीडियम होने से RCOO माइनस
वापस RCOOH नहीं बनता, मतलब वापस एसिड नहीं बन जाता। अब सोचो, मान लो कि सिर्फ एक्वस मीडियम होता, सिर्फ पानी होता, तो RCO- H+ गेन कर लेता पानी से। ये एसिड है ना, H+ गेन कर लेके क्या बना लेता, RCOOH बना लेता। पर बेसिक मीडियम होने से ये रिएक्शन पीछे नहीं आएगी, मतलब ये H+ गेन करके इधर वापस एसिड नहीं बनाएगा। अच्छा, अब ये RCOO- इसको हमने हीट किया। हीट करने से, ध्यान देना, हीट करने से यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां देने चाहे, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। देखो दो बातें हो सकती थी, मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं। जब ध्यान से RCOO- मिला, अब मैकेनिज्म समझने आप बैठे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। RCOO- मिला तो इसने इलेक्ट्रॉन जब यहां देना चाहा तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, C डबल बॉन्ड हो, ताकि यहां नेगेटिव चार्ज चला जाए, पर उससे तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप ये चीज करोगे, जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड का है टूटा, मान लो आप ये काम करो, यहां पे माइनस लगाओ, यहां डबल बॉन्ड, तो इसी का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फायदा क्या, फिर ये यहां आएगा, फिर यहां नहीं, हीट करने से बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। तो इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए और ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, तो एक तो यहां बॉन्ड इसने दिया, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये ब्रेक नहीं हुआ, और डबल बॉन्ड O, यहां इलेक्ट्रॉन इसने दिए और यहां से बॉन्ड टूटा, और मिला हमको R-। क्या है, कार्बो एनायन। भाई R तो एल्काइल ग्रुप है ना, CH3C2H5, और उसके ऊपर माइनस, कार्बो एनायन, यानी इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बो एनायन है। ये जो स्टेप है ना, ये वाला, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS है। यही रिएक्शन डिसाइड करेगा कि रेट किसका ज्यादा और किसका, यानी जिसमें मोर स्टेबल कार्बो एनायन बनेगा, ध्यान से, जिसमें मोर स्टेबल कार्बो एनायन बनेगा वही ज्यादा सोडा लाइम प्रोसेस देगा। आगे तो बहुत आसान है। अब ये R- एक्वस मीडियम पानी है, HOH, यहां से H+ को खींच लेगा और बना लेगा RH, बचेगा क्या, OH-। पानी से H+ खींच लिया, RH OH-। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। बोले समझ में आया, बोलिए मैकेनिज्म समझ में आया। क्या बोला मैंने, RCOO- सबसे पहले आयनाइज हुआ RCO- और Na+ में, वापस ये एसिड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मीडियम बेसिक था। RCO- ने ये इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, R- इज मिथाइल माइनस, है ना, इथाइल माइनस कार्बो एनायन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन, और यही RDS है। इसी स्टेप से रेट डिटरमाइन होगा, ये स्लोएस्ट स्टेप है। कार्बो एनायन जिसमें ज्यादा स्टेबल, उसका रेट ज्यादा। फिर कार्बो एनायन ने क्या किया, इसको H+ चाहिए, तो इसने वाटर से H+ खींच लिया, बचा OH-। यहां तक क्लियर है। अच्छा, वो सब कैसे निकला, Na2CO3 वगैरह, वो भी जानना है। देखो ये Na+, ये OH-, और क्या बचा हुआ है, NaOH बचा हुआ है। तो सुनो ध्यान से, आगे और कहानी अगर सुननी है तो सुन लो। साइड में क्या हो रहा है, एक NaOH आपके पास पहले से रखा हुआ है, ठीक है, एक Na+, एक OH- आपने जनरेट कर लिया, तो एक और NaOH हो गया, और आपने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया, CO2, ये आपस में रिएक्ट किया, तो आपस में रिएक्ट करके बनाए Na2CO3, और निकल गया H2O। अभी H2O क्या है, H2O यहां पे सॉल्वेंट है, H2O के अंदर पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो आपने बीच में H2O का इस्तेमाल किया, H+ यूज किया, OH- से NaOH बनाया, वापस H2O बाहर निकल गया। इसीलिए कहीं बैलेंस रिएक्शन में H2O नहीं लिखा है। क्या H2O कैटलिस्ट है, नहीं, क्या, तो फिर कैटलिस्ट कौन है इसका, ये भी नहीं है। भाई बताएंगे, CaO इज नॉट अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, कोई क्लाइम भी नहीं है कैटलिस्ट, और वाटर भी कैटलिस्ट नहीं है, वाटर सॉल्वेंट है इस रिएक्शन का। NaOH ने क्या किया, बेसिक मीडियम दिया, ये वापस नहीं आया, जुमझा, इसने वाटर से, सॉल्वेंट से H+ खींच के एल्केन बना लिया। ऐसे पूछ ले आपसे H+ कहां से आया, कई बच्चे कहते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर जिसको मैकेनिज्म नहीं पता वो कहेगा H+ NaOH से आया है,
और तो ये देखेगा ऐसे यहाँ से Na2CO3 निकला, H यहाँ गया, RH करेगा ऐसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। उसने वाटर के मॉलिक्यूल से H+ खींचा है, OH- बना, ये OH- NaOH से कह दिया कंबाइन किया, कंबाइन करेगा नहीं, मीडियम सोल्यूशन में रहेंगे आयंस, स्ट्रॉन्ग बेस है, वापस कंबाइन थोड़ी ना करेगा, टूटा रहेगा। खैर हमने NaOH बना दिया, एक NaOH आपका पहले से था, तो NaOH मिलकर टिंग डिंग और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर Na2CO3 और वापस H2O निकल गया। तो H2O यहां यूज किया, यहां वापस निकल गया, इसलिए कहीं बैलेंस रिएक्शन में H2O का नामो निशान नहीं है और इसलिए यह बात छुप गई कि यह रिएक्शन एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ NaOH? NaOH का दो पर्पस है यहां पे। पहला पर्पस है इसको एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना जिससे ये वापस एसिड ना बनाए। दूसरा पर्पस है NaOH का टू ड्राइव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH में सॉल्युबल होती है, डिसॉल्व कर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को NaOH मिला, इससे बहुत तेज रिएक्ट करती है। NaOH बहुत रिएक्टिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ता है Na2CO3, यहाँ KOH होता तो वो भी पकड़ लेता। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत तेज रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, रिएक्ट किया Na2CO3। तो NaOH सर्व्स टू पर्पस, फर्स्ट गिव्स द बेसिक मीडियम, सेकंड इट ड्राइव्स आउट एनी कार्बन डाइऑक्साइड। Water serves as solvent. What is the intermediate over here? Intermediate is carbon anion. And this is the RDS. बाकी सारी स्टेप्स अब अगल-बगल चल रही हैं। अगर रेट डिसाइड करना है तो बस ये देखना किसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोएनाइन बनेगा। मिटा दे, मैकेनिज्म क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये डिटेल मैकेनिज्म था इसका। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन तो ये सब है ही नहीं, क्वेश्चन तो भाई बहुत सिंपल है। क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ रहा है, बताओ इसमें से किसका ज्यादा तेज डीकार्बोक्सिलेशन होगा सोडा लाइम से। तो पहले यहाँ Na वगैरह लगा लेना, कर लेना, ठीक है। यहाँ CONA लग जाएगा, यहाँ CONA लग जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से ये निकल जाएगा, पहले स्टेप में Na+ निकलेगा, फिर क्या होगा CO2 निकलेगा और यहाँ पे माइनस आएगा, CO2 निकलेगा यहाँ पे माइनस, यही तो हुआ ना कार्बोएनाइन। ये R हो गया, RCOONA, तो CO माइनस आएगा, फिर CO2 निकल जाएगा, इस पे माइनस। एक कार्बोएनाइन ये है, एक ये है, ये 2 डिग्री कार्बोएनाइन है, ये 3 डिग्री। कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी याद हो तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। रीजन इसका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे पहले वाले में देखो, यहां से +I, यहां से +I, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन दोनों भेजेंगे। अब CH के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसको तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो +I से, इसका +I इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। यहां पे भी यही हो रहा है, +I, यहां तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, ऑलरेडी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा इंक्रीज होगी, इसमें। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा कोई चीज अनस्टेबल। कहीं पे भी चार्ज अगर बढ़ता है तो कंपाउंड या स्पीशी अनस्टेबल, अगर चार्ज इंक्रीजेस तो वो चीज अनस्टेबल हो जाती है। किसमें ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, इसमें कि इसमें? बताओ, ए या बी? बी में तीनों तरफ से टुर 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 वहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते जाएंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, अनस्टेबल। तो दिस विल गिव मोर डीकार्बोक्सिलेशन देन दैट, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कहीं पे भी बच्चों अगर चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, चार्ज कहीं पे अगर जमा होता जा रहा है, तो वो स्पीशी अनस्टेबल। इसका इंटरमीडिएट कौन था? कार्बोएनाइन। तो जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोएनाइन वो ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन, ये ज्यादा स्टेबल है। यहां चार्ज कलेक्ट तो हो रहा है पर कम, यहां बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा, पूरे चार्ज वहीं चले गए, तो वेरी वेरी अनस्टेबल कार्बोएनाइन। क्लियर है? ये भी याद रख सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल है, कम। क्लियर एकदम बढ़िया से? अच्छा, जैसे मान लो अपने को एक ये क्वेश्चन दे दिया, बी वाला देखो, ये भी इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लो अपने को दिया COONA, ये ले लेते हैं CH2COONA, CH2COONA। बढ़िया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। CH2COONA, इसमें नीचे कोई ग्रुप नहीं लगाते, इसमें लगा देते हैं NO2 ग्रुप, इसमें लगा देते हैं OH ग्रुप। अब हमसे पूछा इन तीनों में से कौन ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन देगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। सोचो, पढ़ाई हुई चीज है, सोचो 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 अपने आप।
सोचो, जिसमें चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा वो अनस्टेबल, जो अनस्टेबल वो कम रेट देगा। देखो पहले स्टेप में क्या होगा, अच्छा यहां भी Na लगा लें। हाँ, पहले स्टेप में क्या होगा, Na प्लस निकलेगा, CO माइनस बनेगा, फिर CO माइनस से CO2 निकल जाएगा, ये बनेगा कार्बो एनायन, ये बना कार्बो एनायन, ये बना कार्बो एनायन, RCONA से R माइनस R माइनस R माइनस। अब यहां तो कोई ग्रुप नहीं है, यहां NO2 लगा है। NO2 का आपको याद हो तो -M इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा थ्रू रेजोनेंस, बहुत ज्यादा खींचेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो बने इनको ये कुछ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, चार्ज कम हुआ, स्टेबल। अच्छा यहां पे क्या हुआ, Na प्लस निकला, CO पे माइनस आया, फिर वो माइनस यहां पे उतरा, बॉन्ड बना, और ये R माइनस बाहर निकला। अब ये OH के पास अगर आपको याद हो तो +M इफेक्ट होता है, क्योंकि लोन पेयर जिनके पास होता है +M दिखाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में देना चाहेंगे थ्रू रेजोनेंस, इंडक्टिव से भी भारी भरकम इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। अब यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इस पे आप इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो। चार्ज कहीं पे भी अगर इंक्रीज करेगा तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। सो सबसे स्टेबल कार्बो एनायन कौन सा हुआ, B वाला, उसके बाद A वाला, उसके बाद C। भाई A वाला न्यूट्रल ले लो, ना स्टेबल हुआ ना अनस्टेबल हुआ। B वाले को स्टेबलाइज किया, -M ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसका चार्ज कम हुआ, खुश हुआ। वहां चार्ज था, OH ने उसको और चार्ज दे दिया, वो अनस्टेबल। जो सबसे स्टेबल कार्बो एनायन बनाएगा वो सबसे ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन या सोडा लाइम प्रोसेस देगा। क्लियर है, इफेक्ट वगैरह अब आपको जीओसी से आना चाहिए। क्लियर है यहां तक, एक और दें, चलिए एक और कर लीजिए इसी का। मान लीजिए अपने से पूछता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इसके सवाल ये वाले आते हैं, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन वाले सोडा लाइम से, इसीलिए करा रहे हैं। जैसे मान लो ये दे दे COONA, और ऑप्शन भी आपको ये दे दिया, एल्कीन ले रहे हैं हम तो, ठीक है, ये दे दिया मान लो COONA। हमसे पूछा किसमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना, इफेक्ट सारे सोचना आपने ऑर्गेनिक में जो जो पढ़े हैं, सोच के बताएं A या B किसमें रेट ज्यादा होगा। फाइनल आंसर इज डिंग 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 डिंग, A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B। समझे, यहां से Na प्लस CO माइनस, फिर CO2 निकला और यहां पे माइनस आया, और यहां से भी निकला, यहां पे माइनस आया। ये वाले में देखो तो रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, यानी बढ़िया कॉन्जुगेशन, यानी रेजोनेंस से ये कार्बो एनायन स्टेबल हो जाएगा। अभी डिग्री मत देखो, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं खेल खेलेगा। जब रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस सबसे मतलब सबसे सुपीरियर है यार, इंडक्टिव इफेक्ट इसके हमने स्टैंड ही नहीं करता। यहां पे देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, डिग्री पे कंपैरिजन भी नहीं है। यहां पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं होगा। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो ये अनस्टेबल ही रह गया उसके कंपैरिजन में। तो दिस इज मोर स्टेबल कार्बो एनायन, दिस विल गिव मोर डीकार्बोक्सिलेशन। एक और सवाल कर लो इसका, बस फिर लेक्चर बंद करते हैं यहीं पे। डीकार्बोक्सिलेशन के फायदे समझे, फायदा है डिसेंट ऑफ चेन। लास्ट क्वेश्चन, कौन सबसे ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन देगा, पहला COONA, दूसरा ऑप्शन COONA, तीसरा ऑप्शन COONA। बताइए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा। कर लिया, सोच लिया, सोच लिया, आंसर इज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। समझे, यहां से ये निकल जाएगा, इस पे माइनस, ये निकल गया इस पे माइनस, ये निकल गया इस पे माइनस। यहां पे ध्यान से देखो, ये जो माइनस है तुरंत रिंग के अंदर उतर जाएगा, रिंग के अंदर उतरते ही ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है कि नहीं। यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर उतर जाएगा। यहां नेगेटिव आया, अब ये एरोमेटिक तो नहीं है, बट एनीवेज क्या सर क्या एनीवेज, यहां फायदा ये होगा बच्चों कि यहां पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, ये एरोमेटिक से स्टेबल हुआ,
ये रेजोनेंस है और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। तो रेजोनेंस से भी बड़ा इफेक्ट क्या है? एरोमेटिसिटी, मतलब रेजोनेंस का ही पार्ट है, बट एरोमेटिक को हम लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल। तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो में और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बचे कुछ मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।